क्या आप भी IIT JEE और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आज ही अपना एक मेंटर चूज करिए फ्रॉम टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, MEMC हो गया। इन टॉप कॉलेजेस से आप अपना मेंटर चूज करिए फ्रॉम मेंटर्स कैफे एट जस्ट 49। आज हमारे साथ हैं निशांत गर्ग। निशांत, वेलकम टू मेंटर्स कैफे। थैंक यू। अभी हम निशांत की जो जर्नी है उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से निशांत ने अपनी 2 साल की प्रिपरेशन की और उसके अंदर किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया, क्या क्या उनको डिफ़िकल्टीज़ की, इनकी एंटायर जर्नी के बारे में हम जानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि निशांत मेंटर्स कैफ़े में सभी जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको जो भी उनकी जर्नी होती है उसके बीच में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वहाँ पर उनको गाइड करते हैं। निशांत, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब आप क्लास 10th में थे तब फर्स्ट टाइम आपको कैसे पता कि मेरे को नीट करना है? किस तरीके से आप इस नीट वाली लाइन में आपको समझ आए कि हाँ यार मेरे को नीट करना चाहिए? तो जब 10th क्लास में मैं था तो मतलब शुरू से ही आई वाज लाइक मतलब अच्छे होते हैं बच्चे जो पढ़ने में, उनको साइंस की तरफ पेरेंट्स बोलते हैं साइंस लो। सो मैंने काफ़ी अपने टीचर से भी सलाह ली, सीनियर से भी बात करी। सो उनका सबका सजेशन यही था कि आपको साइंस लेनी चाहिए। तो जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे ये लगा यार साइंस में जो बेस्ट जो फील्ड है वो डॉक्टर की है, क्योंकि जो डॉक्टर है उसकी आज सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट होती है और जो वो सर्विस देता है सोसाइटी को, वो बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं हम कि निस्वार्थ भावना से सर्विस होती है। सो इस वजह से थोड़ा सा मेरा इंक्लिनेशन इस तरफ आया। और फिर जैसे 10th में मार्क्स भी अच्छे थे और 11th में फिर एक इंस्टीट्यूट के मैंने एग्जाम दिए, उसमें भी अच्छा रैंक आ गया। तो आई वाज लाइक कि मतलब ये फील्ड ऐसी है जो मेरे इंटरेस्ट की भी है और मेरे एप्टीट्यूड के लिए भी अच्छी है। ओके, ग्रेट। अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं? थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे आप? तो आई एम निशांत गर्ग। मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। एंड अभी मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेटेड हूँ, जैसे इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, स्टूडेंट चैप्टर एंड रोटरैक्ट क्लब, इन सब में भी मैं मेंबर हूँ। एंड रिसर्च में भी मेरा इंक्लिनेशन है काफ़ी, मैं उसके लिए भी ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट। अभी आपने 10th क्लास के बाद आपने बताया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपने एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया रैंक आया, उसके बाद आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो जो बेसिकली 2 साल की जर्नी होती है इसके अंदर आपने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस की होगी। तो उन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपने कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस की? जो एक सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी ये रही है मेरे साथ कि मेरे जैसे फैमिली बैकग्राउंड में या फिर दोस्त सीनियर कहीं पर भी कोई ऐसा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई ऐसा मेरे को गाइडेंस नहीं मिल पाई थी। क्योंकि मेरे पापा टीचर हैं, मदर हाउसवाइफ है। सो क्या होता है ना कि मतलब जब तक ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो नीट देते हैं उनके पास वो गाइडेंस नहीं हो पाती होती। तो आपको ये नहीं पता लग पाता कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट जो है, कंटेंट तो आज हर जगह अवेलेबल है, कंटेंट की कमी नहीं है। लेकिन आपको किस तरीके से उसको मैनेज करना है और किस तरीके से अपनी डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़कर उसमें आगे बढ़ना है, ये सबसे बड़ी परेशानी आज के टाइम में जो आती है, वो ये मेरे साथ भी आई थी। सो इसी को सीखने में मेरे को जो मैंने फर्स्ट टाइम जो नीट दिया था वो दिया था 2018 में। ओके। तो उसमें मेरे को डिफिकल्टीज ये वाली आई थी। और जो मैंने टेस्ट पेपर दिए मेरे को उसको एनालाइज करना नहीं आता था कि टेस्ट पेपर को मैं एनालाइज कैसे करूँ। मेरी गलतियाँ तो मुझे पता है ये गलती होगी, बट उस गलती को सुधारूँ कैसे। तो ये जो चीज़ है मेरे को 11th और 12th में समझ में आई। और उसके बाद फिर मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया था। उस ड्रॉप ईयर में मैंने सारी गलतियां अपनी सुधारी। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि अगर उस टाइम मेरे को कोई बता पाता कि ये काम आपको करना है, जो मैंने खुद पता लगा, मुझे टाइम मेरा उसमें खर्च हुआ, तो शायद मेरा पहली बार में निकल जाता। बेसिकली मुझे ये लगता है बेसिकली आपको एक मेंटर की वहाँ पर कमी मिली कि एक आपको गाइडेंस मिल जाती है। यदि कोई आपके साथ स्टूडेंट है जो भी एम्स या फिर किसी नीट वाली लाइन का जो स्टूडेंट है, उसमें मेडिकल स्ट्रीम का स्टूडेंट है, आपको कोई मिल जाता तो शायद आपका 2 साल के अंदर ही आप नीट को एक अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर पाते हैं। ओके। आपकी जो बेसिकली फिज़िक्स जो सब्जेक्ट होता है मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो एक सबसे बड़ी हर्डल होती है। उनको फिज़िक्स से सबसे ज़्यादा डर लगता है कि यार फिज़िक्स में मार्क्स सबसे कम आएंगे, फिज़िक्स हमसे कैसे होगा, फिज़िक्स नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली आपकी फ़िज़िक्स को लेकर क्या अप्रोच थी? फिजिक्स फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है,
प्रैक्टिस करनी है। मेरा क्या, जो मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनी एंड में ये बनाई थी कि एक मैंने अपनी नोटबुक बनाई थी फॉर्मूला की, ठीक है, फॉर्मूला नोटबुक आप बनाओ, उस पर फॉर्मूलाज का रोज सुबह उठ के एक बार, क्योंकि जो पूरे जो 2 साल का जो सिलेबस है इसका, उसमें काफी सारे फॉर्मूलाज इकट्ठे हो जाते हैं, एक नोटबुक पूरी बच जाएगी आपकी, जो पतली नोटबुक होती है पूरी बच जाएगी। तो रोज सुबह आधा घंटा वो फॉर्मूलाज को आप सुबह देखो, ठीक है, एंड उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, और वो अपने टीचर से पूछो कि सर मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 तरीके हैं। अब आप अगर मान लो नीट के एग्जाम में बैठ के आप सबसे लंबे मेथड से सॉल्व करोगे, आपका आंसर तो शायद सही आ जाए, बट उसका कोई फायदा नहीं है, एक ही क्वेश्चन में आपने अगर 5 मिनट दे दिए। बिल्कुल। तो मेरी यही अप्रोच थी कि अपने फॉर्मूलाज को स्ट्रॉन्ग करो, और कौन से किस तरीके के क्वेश्चन में सबसे छोटा मेथड है उसको किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सको। ओके, सो आपने प्रिपेयर किया 2 साल, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी जर्नी को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये जो 2 साल होते हैं प्रिपरेशन के, एक गोल्डन टाइम होता है। क्योंकि इसके अंदर इतने अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी आप टेस्ट दोगे, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आएंगे, आप एकदम ऐसे बहुत खुशी हो जाएगी। कुछ कभी कभार जैसे कम मार्क्स भी आएंगे तो फिर बहुत दुख होगा। और उसके बाद लेकिन ये है कि अपने आप को बिना पीछे नहीं धकेलना उसमें कि यार मेरे तो कम नंबर आए हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं। उस अपनी गलती से सीख के अगर आगे बढ़ा जाए तो दैट इज द बेस्ट थिंग। मेरे साथ शुरुआत में ये हुआ कि काफ़ी मैं कहूँगा अच्छे मार्क्स आते थे शुरुआत में मेरे, तो मैं काफ़ी खुश हो जाता था, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो उसमें मेरे धीरे धीरे कम नंबर आने लगे, क्योंकि जैसे शुरू में कम सिलेबस होता है, सिलेबस पाइल होने लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब ज़्यादा सिलेबस का टेस्ट आएगा तो जाहिर सी बात है अगर मान लो नहीं अच्छे से प्रिपेयर किया तो कम नंबर आएंगे। लेकिन उसके अंदर डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, एंड उसको अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी है, और उनसे सीख के आप नेक्स्ट पेपर में अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा निशांत आपसे, जैसा कि आपने कहा कि स्टार्टिंग में सिलेबस थोड़ा कम होता है, और आपने खुद की भी बताया कि स्टार्टिंग में आपके मार्क्स ज़्यादा आते थे, और उससे क्या था कि स्टूडेंट एक होता है कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। वहाँ पर बच्चा है एक ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ यार मेरी तो इतनी अच्छी रैंक आ रही है, इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो अच्छे से फोड़ दूँगा। लेकिन वही स्टूडेंट जब एंड में आते जब उसके 2 साल 12th क्लास के अंदर मिड में आता है, तो ऐसा लगता है कि यार अब तो कुछ है ही नहीं। मीन्स उस ओवर कॉन्फिडेंस को आपने किस तरीके से मैनेज किया? उस ओवर कॉन्फिडेंस को मैनेज करने के लिए बस यही है कि अपना जो भी अपना ऐसा तो है नहीं कि फुल मार्क्स आने कभी भी, ठीक है। कभी भी ऐसा जो भी अगर एक दो भी गलती हो रही है तो उसको भी सोचो यार ये गलती मेरे से क्यों हुई, ये गलती भी नहीं होनी चाहिए मेरे से। उस तभी वो ऐसा लगेगा कि हाँ यार मेरे से गलतियां भी होती हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और हमेशा जो ये है कि अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी चाहिए, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को साथ लेके एक ग्रुप में पढ़ाई करो और एक दूसरे की हेल्प करो, तो उसमें भी ऐसा होता है कि फ्रेंड्स भी बताते हैं तू ये काम गलत कर रहा है, या एक वहाँ पर एक कंपटीशन वाली थोड़ी सी फील आ जाती है कि हाँ यार कहीं मार्क्स कम ना आ जाए। तो इस तरीके से आप तो एक रेगुलरली आप उस चीज़ को कर रहे होंगे। और एक दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आप सभी व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि आप बेसिकली आपका जो वाई है ना, वो आपका माइंड में होना चाहिए कि हाँ यार मेरे को नीट क्वालिफाई करना है। उस शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ना देखें कि आपका एक बार रैंक अच्छा आ गया। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो 2 साल के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है नीट, उसके अंदर आपको एक अच्छी सी रैंक निकाल के लानी है। तो उस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखें। ये नहीं है कि आप जो टेस्ट है, हाँ वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार मैंने एक अच्छा स्कोर किया, लेकिन उस चीज़ को आप लेके मत बैठिए कि हाँ यार मैं तो सब कुछ कर लूँगा। ठीक है निशांत, सो अभी हम बात करेंगे कि आपने जब प्रिपेयर किया और आपने जो मिस्टेक्स की, तो उससे आपने क्या सीखा कि हमने ये गलती की, और उसके बाद उसको आपने बताया कि थर्ड ईयर में जब आपने ये चीज़ें रखी, अपने आपको फॉलो किया, तो उस गलतियों को आपने कैसे सुधारा? तो सबसे पहले जो मेरा ड्रॉप ईयर में मैंने अपना जो स्ट्रैटेजी रखी थी, सबसे पहले एक बार मैंने अपना कंप्लीट किया था। जो कोचिंग में एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करके, और उसको कोचिंग में कंप्लीट करके उसके बाद उसको एक बार खुद रिवाइज करा पूरे सिलेबस को। और उसके बाद एंड के 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर्स करे। तो उस एंड के एक महीने में मैंने करीब 50-60 टेस्ट पेपर करे थे। तो आप लगा सकते हैं एक दिन में 2 टेस्ट पेपर करीब। तो उस टेस्ट पेपर में से सुबह टेस्ट पेपर गया, उसको शाम को बैठ के चेक करते थे आंसर से और आंसर की से, और उसके बाद जो गलती आती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक में आप मिस्टेक कर रहे हो। बिल्कुल। कोई टॉपिक एकदम बहुत स्ट्रांग होता है, कोई टॉपिक बहुत वीक होता है,
ठीक है, तो मेरा ऐसा था कि जैसे इनऑर्गेनिक, जैसे केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग था, बट ऑर्गेनिक थोड़ा सा वीक था। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मेरे को पता लग गया कि यार ये इन 2 पेपर में मैंने 10 क्वेश्चन गलत करे हैं ऑर्गेनिक के। ठीक है, तो जो टॉपिक्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन पेपर्स में जो टॉपिक आए थे, रात को बैठ के उनको पढ़ना था और अगले दिन फिर दोबारा से टेस्ट देना था और देखना था कि भाई अब इसमें मेरे को सुधार हुआ है या नहीं हुआ। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रही है। और एक चीज जो सबसे मेरे को हेल्प करी, एक ये भी थी कि हम क्या करते थे, हमारा ग्रुप था 4-5 दोस्तों का, तो हम सब बैठ के एक साथ टेस्ट देते थे। उससे क्या होता है कि अगर मान लो आप ग्रुप में टेस्ट दे रहे हो तो आपको लेजीनेस वाली फील भी नहीं आएगी कि यार चलो कोई नहीं, अभी नहीं, बाद में दे दूंगा, थोड़ी देर बाद दे दूंगा। जब आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि यार सारे दोस्त एक जगह मिलकर 9 बजे पेपर देंगे, तो सब 9 बजे मिलके ही देंगे, तो 9 के फिर 9:15 नहीं। या ये एक बिल्कुल सबसे बेस्ट प्लान हो सकता है। अब फ्रेंड्स को एक बेनिफिट की तरह यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। ये कहते हैं ना कि दोस्तों ने यार ये चीज़ हमारी लाइफ बर्बाद कर दी, और तो ये फ्रेंडशिप का सबसे बेनिफिट यही है कि आप ग्रुप में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, एक बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि कुछ एक वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर ऐसे भी मिलेंगी जो ग्रुप स्टडी के अंदर स्टूडेंट्स के बारे में एक अलग तरीके से वहाँ पर दिखाया जाता है कि ग्रुप स्टडी कभी नहीं होती, स्टूडेंट के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन आप इस चीज़ को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो कि निशांत ने यूज़ किया है कि सभी स्टूडेंट्स साथ में बैठ के एग्ज़ाम देते थे, तो एक सीरियसनेस रहती है एग्ज़ाम में कि हाँ सभी लोग दे रहे हैं, तो उस सीरियसनेस बनी रहती है। ओके, सो निशांत, आपकी जो जर्नी थी उसके अंदर आपको क्या लगता है कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी प्रिपरेशन के अंदर, कि वहाँ से आपकी सारी चीज़ें आपकी तरफ आने लगी और आप नीट की तरफ पहुँचने लगे? टर्निंग पॉइंट सर मैं यही कहूँगा कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए फ्रेंड्स का जो आपको मोटिवेट करे पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि हमारा मेरा जो ग्रुप बन गया था ये वाला, काफ़ी मैं कहूँगा कि मेरा काफ़ी अच्छा लगता था कि ये मेरा ग्रुप बन गया था। एंड वी वर लाइक 4 to 5 हम लोग थे, और रोज़ शाम को एक बार आधा 1 घंटा डिस्कशन करना कि ये टॉपिक्स हमारे रहते हैं, इनको एक साथ पढ़ना। और तो ये जो मेरा जो फ्लो बना था लास्ट के 6 महीने में इनके साथ बना था। तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ उनका भी। और अब वो भी सब अच्छी जगह हैं, मैं भी मानता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं एक अच्छी जगह हूँ। या ओके, सो वो आपका एक टर्निंग पॉइंट था कि आपको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला जहाँ से आपकी जो सराउंडिंग हुई थी, इन्वायरमेंट था, वो एक पॉजिटिव रहा। सो आपकी जो प्रिपरेशन थी उसके अंदर क्या आपको कभी एक मेंटर की ज़रूरत पड़ी कि एक मेंटर मेरे पास होता तो शायद कुछ अच्छा रैंक में ले पाता? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है यही, और मैं अभी भी यही कहूँगा कि जो यही होता है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जैसे अगर आज हम देखें तो नीट का एग्जाम करीब 16 से 17 लाख बच्चे देते हैं। ठीक है, और उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं। और उनको ये पता नहीं होता कि किस तरीके से आपको हाउ टू गो अबाउट द स्टडीज, हाउ टू किल डिस्ट्रैक्शंस, और कैसे हमें सारे इन चीज़ों को साथ लेके चलना। क्योंकि जो टीचर है आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, उसने अपनी पढ़ाई करी थी आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले। तो वो आपको आज के टाइम के हिसाब से आपको नहीं बता सकता कि कैसे पढ़ना है। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसा सीनियर हो, जैसे 1 साल या 2 साल आगे का ऐसा सीनियर हो, वो आपको अच्छे से बता सकता है कि भाई ऐसा है कि ये चीज़ पढ़ लें और इस चीज़ में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपने टेस्ट पेपर को इस तरीके से एनालाइज करने। तो एनालाइज करने का भी तरीका होता है टेस्ट पेपर। बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि बैठ के ये देखिए कि ये गलती है, उसको एक जगह लिख लिया और बस हो गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक्स में मेरी गलती हो रही है, उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ना है। और हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अपना अलग होता है। कोई ऐसा बंदा है जिसने 1 बार पढ़ लिया उसको समझ में आ गया, कोई ऐसा है जिसको 5 बार पढ़ा उसको तब समझ में आया। बिल्कुल। ओके, सो बेसिकली आपको एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। सो अभी मैं बात करना चाहूँगा कि आपने नीट दे दिया, एक अच्छा सा रैंक मिल गया, एमसी कॉलेज मिल गया, और उसके बाद आपकी मेंटलिटी में क्या चेंजेस आए कुछ? मेंटलिटी में ये कह सकते हैं कि काफ़ी, जब आप एमबीबीएस में ज्वाइन करोगे तो काफ़ी आपका जो सोचने की जो फील्ड है वो काफ़ी वास्ट हो जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो आपको हर तरीके से सोचने पे, हर चीज़ में आपको सोचना है। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी चाहिए, आपको पढ़ाई भी आपको अप टू डेट रखनी है, फिर सोशल स्किल्स भी अच्छी चाहिए, और फाइनेंशियल स्किल्स भी अच्छी चाहिए। तो कोई ऐसा एस्पेक्ट रहता नहीं है कि जो आपको रह जाता है सोचने के लिए। या सो अभी निशांत, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर एक काफ़ी आपकी जो जर्नी थी उसके अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे जो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे तो आपकी डेफिनेटली वो आपकी जर्नी से काफ़ी मोटिवेट होंगे और उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो अभी मैं एट लास्ट आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, वो ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स को जो कि नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको किस तरीके से मेंटरशिप में हेल्प करने वाले हैं? क्या आप उनको अपना बेस्ट दे पा रहे होंगे? तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता सकते हैं हमें?
तो जो मेरे जो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ रहेंगे, मेरा ये सबसे पहला एम ये है कि कभी भी पढ़ाई का बर्डन नहीं लेना चाहिए। Okay. पढ़ाई को हमेशा एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। तो मेरा यही है कि मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि आपको अपने टॉपिक्स को किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, रोज़ रिवाइज करना है। और क्या होता है कि जैसे एक टॉपिक है, आपने उसको आज पढ़ लिया, अब उसको ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक उसको देखा ही नहीं। एक दिन टॉपिक पढ़ो, उसके बाद तीसरे दिन उसको दोबारा से एक बार रीडिंग मारना, फिर एक हफ्ते बाद उसको दोबारा से एक बार रीडिंग मारना। उससे क्या होगा कि वो जो चीज़ें हैं वो दिमाग में बैठ जाएंगी। अब आपने आज एक टॉपिक पढ़ लिया, उसको 1 महीने बाद देख रहे हो, याद ही नहीं रहेगा कि क्या था क्या नहीं था। एक चीज़ ये है कि रेगुलरली आपको उस चीज़ को रिवाइज करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको रेगुलरली टेस्ट पेपर्स देने हैं। जो टेस्ट पेपर देने से आपको अपनी गलतियों का पता लगता है कि कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, और उसको एनालाइज करने में जो है मैं पूरी हेल्प करूँगा ऑब्वियसली। एंड कहाँ कहाँ आपकी गलती हो रही है, किस तरीके से आपको उस टॉपिक को अप्रोच करना है। कई बार अप्रोच भी गलत होती है टॉपिक को अप्रोच करने में भी। जैसे आप अगर मान लो आपको फिजिकल केमिस्ट्री करनी है, ठीक है, आप उसमें रट्टा मारे जा रहे हो, उसमें रट्टा चलेगा नहीं, उसको समझ के आपको क्वेश्चन को समझ के उसको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। वो रट्टा मारने से होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही फिजिक्स है, जब तक अगर आप उसके रट्टा मारने की कोशिश करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच किस सब्जेक्ट की तरफ किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और टेस्ट पेपर्स हैं, ये आपका रेगुलर स्टडी प्लान है, एंड मोटिवेशन है। तो बिकॉज एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहने की भी जरूरत होती है, क्योंकि अगर बीच में तो आप जैसे ये इस टाइम पर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, कोई आपको उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, रात दिन में 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। तो जो मोटिवेशन है वो स्टडी प्लान, टेस्ट पेपर एनालिसिस, ये सब मेरी तरफ से है। ओके ग्रेट। तो निशांत, जितने भी स्टूडेंट्स को आप मेंटरशिप दे रहे होंगे, डेफिनेटली वो अपना एक बहुत अच्छा रैंक ले रहे होंगे और आपके ही कॉलेज में एज अ जूनियर आएंगे और आपके साथ काफ़ी अपनी कॉलेज लाइफ को भी इंजॉय करेंगे। सो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर, यदि आप चाहते हैं कि हम यदि निशांत की जो कॉलेज लाइफ है, जो MMC के अंदर जो कॉलेज लाइफ है, उसके बारे में यदि जानें तो आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उनकी वहाँ से भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, एक कॉलेज लाइफ कैसी होती है एक MBBS स्टूडेंट की, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी निशांत, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी को जान के, और आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को इनकी जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके चीज़ें चेक कर सकते हैं, काफ़ी आपको लिंक्स मिलेंगे मेंटरशिप से रिलेटेड। वहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को, या फिर व्हाट्सअप के बिजनेस के जो कैटलॉग है उसको विजिट कर सकते हैं और आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो निशांत, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। क्या आप भी IIT JEE और NEET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आज ही अपना एक मेंटर चूज करिए फ्रॉम टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, MMC हो गया। इन टॉप कॉलेजेस से आप अपना मेंटर चूज करिए फ्रॉम मेंटर्स कैफे एट जस्ट 49।